सोचिए कि आप और आपके दोस्त मिलके कहीं बाहर ट्रिप के लिए गए हैं, पर वो ट्रिप आपके लिए सबसे डरावनी साबित हो तो आप क्या करोगे? या ट्रिप के दौरान आपकी मुलाकात किसी चुड़ैल से हो जाए? तो आज की कहानियाँ भी ऐसी ही होने वाली है। आज की सारी स्टोरीज हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरीज पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं असम के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ जनवरी 2019 में घटी थी। तो हुआ यूँ कि मैं उस टाइम बीएससी के फर्स्ट ईयर में थी और मैं हॉस्टल में रहती थी। मेरा घर हॉस्टल से तकरीबन 150 किलोमीटर का था। अचानक एक रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैंने मेरे घर वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि वो दूसरे शहर में है, तो उनके लिए उसी रात आना मुमकिन नहीं होगा। वो अब दूसरे दिन रात को ही मुझे लेने आएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में मैंने टेस्ट करवाए, पर सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे। डॉक्टर का कहना था कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम का अंदाज़ा नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है। समझ में नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है। पता नहीं क्यों मेरी धड़कनें अचानक से बढ़ जाती थी और मुझे जोर का बुखार भी आ चुका था। दूसरे दिन शाम को मेरे पापा और मेरा भाई मुझे लेने आए। मैं उन्हें देख के खुश हो चुकी थी, क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे डर भी लग रहा था कि शायद मुझे कुछ हो जाए ना, क्योंकि डॉक्टर्स को भी मेरी प्रॉब्लम का पता नहीं चल रहा था। फिर मेरे पापा ने कहा कि नेहा बेटा चलो, हम अब घर जाते हैं। मैंने मेरे फ्रेंड्स को भाई बोल के घर जाने निकल गए। मेरे पापा और मेरा भाई आगे की सीट में बैठे थे और मैं पीछे थी। पीछे कोई भी नहीं था। हमारी गाड़ी बड़ी थी। पता नहीं, मुझे अजीब सा फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास भी कोई बैठा है। सच बोलूं तो एक पल के लिए मुझे लगा कि कोई औरत मेरे पास बैठी है। मैंने जब इसके बारे में मेरे पापा से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। फिर मैंने भी सोचा कि शायद मुझे भ्रम हुआ होगा, क्योंकि किसी औरत का मेरे पास बैठना मुमकिन ही नहीं था। पापा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अपनी आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। मेरा भाई ड्राइव कर रहा था और मेरे पापा मुझे ही देखे जा रहे थे। हर 5 मिनट में मेरे पापा पीछे मुड़ के मुझे देखते। मुझे भी थोड़ा थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था, पर तकरीबन 50 या 60 किलोमीटर आगे जाके मेरी तबीयत और बिगड़ गई। मुझे अचानक से घबराहट जैसी महसूस होने लगी। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से हमारी कार खराब हो गई। वो सुनसान इलाका था। पापा ने मुझसे बोला कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम लोग बाहर जाके देखते हैं कि चक्कर क्या है। फिर पापा ने बोनट खोल दिया। भाई ने कहा कि इंजन में कोई भी गड़बड़ नहीं है, बस हमें थोड़ी देर यहाँ रुकना होगा। तब तक मैं किसी मैकेनिक को लेके आता हूँ। मेरे भाई को किसी ने लिफ्ट दे दी और वो मैकेनिक बुलाने के लिए चला गया। मेरे पापा फिर मेरे पास आए। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रखा और कहा कि बेटा तुम्हें तो ज़्यादा ही बुखार है। मैंने फिर मेरे पापा से कहा कि पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई औरत बैठी है। प्लीज़ पापा मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ पापा मुझे बचा लीजिए। पता नहीं मैं क्या बोल रही थी और मुझे डर भी लग रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरी बॉडी को टच करने की कोशिश कर रहा है। मैं अचानक से मेरे पापा से लिपट गई। मेरे पापा ने मुझे दिलासा दिया कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है, पर फिर भी मेरी हालत खराब ही होती जा रही थी। एक पल तो ऐसा आया कि मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मेरे पापा ने कहा कि तुम 15 मिनट तक बेहोश थी और पता नहीं बेहोशी में क्या बड़बड़ा रही थी। मैंने फिर मेरे पापा से कहा कि पापा मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो बस इतना याद है कि मेरी आँख बंद हुई और जब खुली तो आपसे ये सुना कि मैं 15 मिनट बेहोश थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरा भाई मैकेनिक को लेके आ गया। मैकेनिक ने कार चेक की तो उसने कहा कि भाई साहब तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा।
आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी कार ठीक कर दूंगा। फिर वो मैकेनिक अपने कार में जुट गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारी कार ठीक हो गई। फिर हम लोगों ने मैकेनिक को उसकी जगह छोड़ा और फिर वापस हमने हमारा सफ़र जारी रखा। तकरीबन और 20 किलोमीटर आगे गए होंगे कि एकदम से जंगली इलाका शुरू हो गया और अब तो हद ही हो चुकी थी। मुझे एक औरत सच में मेरे पास बैठी हुई दिखाई दे रही थी। वो मेरी तरफ देख के हंस रही थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। उसका शरीर जल चुका था, उसका चेहरा जल चुका था, उसकी आंखें चमक रही थी। अब मैंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं इतना ज़ोर से चिल्लाई कि शायद मेरे पापा के कान ही फट गए होंगे। फिर मेरे भाई ने गाड़ी साइड में रोक दी और मेरे पास आके मुझे उन्होंने कस के पकड़ लिया। मैंने मेरे पापा से कहा कि पापा, अभी अभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा, मुझे लगता है कि वो औरत मुझे मार डालेगी। प्लीज़ पापा, आप मेरी मदद कीजिए। मेरे पापा ने कहा कि तुम सपना देख रही हो बेटी, तुम सोई हुई थी। पर मैंने कहा कि पापा, ये हो ही नहीं सकता, मैं जाग रही थी। पर पता नहीं मेरे पापा एक ही बात को रिपीट करते जा रहे थे। अचानक से मेरे पापा के तेवर बदल गए। वो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे वो मेरे पापा ही ना हो, और मेरा भाई भी ऐसे ही बिहेव कर रहा था। उन्होंने फिर आगे गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अचानक से मेरे भाई का बैलेंस छूटा और हमारी गाड़ी पलट गई। हम तीनों का एक्सीडेंट हो चुका था। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि मेरा भाई और मेरे पापा दर्द से कर्रा रहे हैं। उनका एक पैर टूट चुका था और मेरे भाई की हालत बहुत ख़राब थी। उसके छाती के नीचे का भाग पूरा कुचल गया था, पर पता नहीं अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। एक गाड़ी हमारे पास से गई, पर उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। मैं चिल्लाते रही, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, पर उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। अब मुझे बहुत डर लग रहा था और थोड़ी देर में वो हुआ जो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैंने वही औरत को मेरे पापा के पास आते हुए देखा। अब मेरे पापा भी मेरी बात पे भरोसा कर चुके थे कि मैंने जो उनसे कहा था वो सच था। वो औरत धीरे धीरे पापा के पास आई और वो औरत मेरे पापा के छाती पे चढ़ गई और मेरे पापा का गला दबाने लगी। मेरा भाई और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, पर उस औरत पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं अचानक से मेरे पापा ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। वो सुन के वो औरत पीछे हो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मुझे भी अब हिम्मत मिल चुकी थी, तो मैंने भी हनुमान चालीसा पढ़ना ज़ोर ज़ोर से शुरू कर दिया। वो औरत अब पीछे चले जा रही थी। अचानक से वो औरत हवा में ही कहीं गायब हो गई। थोड़ी देर बाद एक कार आई। वो लोगों ने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। तकरीबन 6-7 महीने तक मेरे भाई को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। तब जाके मेरे भाई की हालत ठीक हो पाई। उसका पैर काम नहीं करता और मेरे पापा भी एक पैर से चलते हैं। उस रात ने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी थी। हम लोगों ने फिर पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि आत्मा मेरे पीछे पड़ी थी। उसने हॉस्टल से ही तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया था और तुम्हारे पापा ने उस औरत को पहले ही देख लिया था, इसलिए वो एक्ट कर रहे थे कि जैसे उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें भी पता था अगर उस आत्मा को थोड़ी भी भनक हुई तो वो सबकी जान भी ले सकती है। और जब उसे मौका मिला तो उसने तुम लोगों पे हमला कर दिया। ये तो भगवान की कृपा है कि तुम लोग जिंदा हो, वरना शायद तुम लोग मर जाते। पंडित जी ने मुझे एक लाल धागा दिया और उन्होंने कहा कि ये धागा तुम पहने रहना और उसे कभी भी मत उतारना। तब जाके मेरी तबीयत और मेरा डर कम हुआ। तब से लेके अब तक मैंने धागा पहन के रखा है, पर पता नहीं 2 दिन पहले ही मेरा वो धागा टूट गया। तब से मुझे
अजीब सा महसूस हो रहा है। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरी तबीयत अच्छे रहे और वो चुड़ैल से या फिर किसी भी भूतिया शक्ति से मेरा सामना ना हो। बस भगवान से यही दुआ है मेरी। दोस्तों, मेरा नाम साई कुमार है और मैं आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2010 में घटी थी। मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके एक शादी का फंक्शन अटेंड करने गए थे। जहाँ शादी थी वहाँ का रास्ता मेरे घर से तकरीबन 200 किलोमीटर का था। हमारे पास और कोई साधन भी नहीं था, हमारे पास सिर्फ बाइक थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना बाइक लेके जाते हैं। शादी रात को थी और दूसरे दिन मुझे काम भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शादी अटेंड करके फिर वापस आ जाते हैं। मैं और मेरी वाइफ फंक्शन में जाने के लिए निकल गए। तकरीबन 3-4 घंटे लगने वाले थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना शाम में चले जाते हैं ताकि समय पे पहुँचे और वहाँ थोड़ी देर बैठे, जिससे कि सबको अच्छा लगेगा और फिर शादी भी टाइम पे हम लोग अटेंड कर पाएंगे। हम लोग तकरीबन 6 बजे ही घर से निकल गए थे। मेरी गाड़ी की हेडलाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैकेनिक के पास जाते हैं और ये बदला के आते हैं। मैकेनिक के पास रुकते रुकते तकरीबन 1 घंटा हो गया। हमको बहुत लेट हो चुका था, पर फिर भी टेंशन वाली बात नहीं थी। रास्ता 3-4 घंटे का था, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, शादी शुरू होने से पहले ही पहुंच जाएंगे। रास्ता एकदम सुनसान था, गाड़ियां भी ज्यादा दिख नहीं रही थी। और बात यह थी कि वहां जाने के 2 रास्ते थे। एक हाईवे का रास्ता जो कि 30 किलोमीटर हमें ज्यादा पड़ता और दूसरा छोटे रोड का रास्ता था। वो रास्ता खड्डों से भरा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हाईवे से चले जाए। फिर हम लोगों ने हाईवे पकड़ी। हाईवे पर भी ज्यादा गाड़ियां दिख नहीं रही थी। पता नहीं उस दिन सीन क्या था कि सिर्फ हमारी ही गाड़ी चल रही थी। तो 2 घंटे ड्राइव करते करते हम लोग एक जंगल जैसे एरिया में आ चुके थे। मेरी वाइफ ने कहा कि उसको वॉशरूम जाना है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने गाड़ी साइड में रोक ली। मैं उसी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और मेरी वाइफ थोड़ा झाड़ियों के अंदर गई थी। मैं जब वहाँ खड़ा हुआ था तो मैंने आसपास नजरें घुमाई। मेरी नज़र सामने पड़ी। मेरी नज़र सामने वाली झाड़ियों पर पड़ी। वहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ था। पता नहीं वो आदमी कौन था और उसकी हड्डी भी कुछ ज़्यादा ही थी। तो मैंने सोचा कि शायद यही कहीं का रहने वाला होगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और मुझे मेरी आवाज़ से बुला रहा था। मैं सच कहता हूँ, जब मैंने उसके मुंह से मेरा नाम सुना तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि मेरा नाम जानना बिल्कुल नामुमकिन था, और वो भी इस अनजाने जगह पर। धीरे धीरे जैसे मेरे पास आ रहा था, उसकी शेप बदलते जा रही थी। मेरी वाइफ मेरे पास आई तो उसने भी उस चीज को देखा। उसने मुझे तुरंत कहा कि चलिए यहाँ से चले जाते हैं। मैंने फिर मेरी गाड़ी तुरंत स्टार्ट की और हम लोग निकलने लगे। वो चीज़ मुझे ही घूर रही थी। जब मेरी वाइफ ने पीछे मुड़ के देखा तो उसने कहा कि वो चीज़ धीरे धीरे चलते आ रही है, पर अचानक से वो चीज़ गायब हो गई। तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। ड्राइव करते करते हमें अब कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई, पर थोड़ी ही आगे जाने पर हमें फिर से वो आदमी दिखा, पर इस बार वो आदमी रोड के बीचों बीच खड़ा हुआ था। मैंने मन बना लिया था कि अगर मैं रोकूंगा तो मेरी मौत पक्की है और मेरी वजह से मेरी वाइफ को भी प्रॉब्लम होगी। मैंने आओ देखा ना था, मैंने उस आदमी के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी, पर वो आदमी गायब हो चुका था। और हाँ, वो ठंड का मौसम था तो हमें ठंड भी लग रही थी। और जैसे ही हम उस आदमी के आर पार गुजरे, थोड़ी देर तक हमें गर्माहट जैसा कुछ महसूस हुआ। जब मैंने आगे जाके गाड़ी रोक के पीछे देखा तो वो धुएं में गायब हो चुका था। 5 या 6 सेकंड के बाद फिर से उस धुएं ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। वो फिर से उसके रूप में आ गया था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैंने अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, पर शायद हमारी किस्मत में और बुरा लिखा था। जब मैं थोड़े आगे गया तो मुझे एक औरत दिखाई दी। उस औरत को देख के मैं डर गया और मेरा बैलेंस खराब हो गया।
हमारा एक्सीडेंट हो चुका था। जब दूसरे दिन मेरी आँख खुली तो मेरी वाइफ लापता थी और मुझे किसी कपल ने हॉस्पिटल पहुंचाया था। पूछने पर पता चला कि मेरी वाइफ का कोई अता पता नहीं और तकरीबन 2 महीने तक ढूंढने के बाद मेरी वाइफ का पता चला, पर कोई फायदा नहीं। मेरी वाइफ मर चुकी थी। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी। वो दिन के बारे में आज भी सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो रास्ता क्यों चुना। शायद ना चुनता तो मेरे वाइफ की जान बच जाती। मेरा नाम वानी है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ जनवरी 2019 में घटी थी। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड राहुल मिलके हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। मैं उस टाइम पे हॉस्टल में रहती थी। वो मुझे लेने आया था। उसे एडवेंचर करना बहुत पसंद था, तो उसने कहा कि बहुत दिन हो चुके हैं, क्यों ना हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो उसने कहा कि थोड़ा आगे सुनसान इलाका है, हम लोग वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे और फिर 2-3 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। हम लोग फिर उसके गाड़ी में चले गए। बहुत दिनों के बाद मैं बाहर निकली थी तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने ऐसे ही बातें करना शुरू कर दिया। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे लॉन्ग ड्राइव का और मजा आ रहा था। अब तकरीबन रात के 1:30 बज चुके थे। तो फिर मैंने कहा कि राहुल हमें अब वापस जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो राहुल ने कहा कि कोई बात नहीं, हम सिर्फ 10 मिनट यहाँ रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। राहुल की बात मैंने मान ली। ऐसे ही हम बातें कर रहे थे कि एकदम से कोई आदमी हमारे पास आया। पता नहीं राहुल ने क्या देखा, उसने कहा कि चलो चलो जल्दी से बैठ जाओ गाड़ी में। मैंने कहा कि क्या हुआ राहुल, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो। तो राहुल ने कहा कि कुछ नहीं, तुम पहले बैठो। फिर हम यहाँ बैठ गई। पता नहीं उसके सर पे जैसे भूत चढ़ गया था। वो गाड़ी को 100 की स्पीड से भगा रहा था। मैं कुछ ना समझ पाई, पर अचानक से वही आदमी हमारे गाड़ी के सामने फिर से आ गया। वो हमारी गाड़ी के आर पार हो चुका था। तब मुझे समझ आया कि ये चक्कर क्या है। 5-6 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर से वो आदमी ऐसे ही हमारे सामने आया और फिर से हमारे आर पार निकल गया। पर इस बार ऐसा नहीं था। मुझे अचानक से गाड़ी के पीछे से कोई आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ गाड़ी पे किसी ने मारा हो ऐसी थी। अब हुआ यूँ कि जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे, वो आदमी जहाँ ड्राइविंग सीट होती है वहाँ हमें दिखाई दिया। वो हमारे साथ ही भाग रहा था और ज़ोर ज़ोर से आँच पे मार रहा था। मुझे वो देख के तो डर लग गया। वो आदमी हमारे पीछे ही पड़ गया था। वो उड़ रहा था। हम लोगों ने गाड़ी की स्पीड अब 120 कर दी, फिर भी वो आदमी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। पता नहीं कुछ बक रहा था। सच बोलूँ तो मेरी हालत टाइट हो गई थी। मैं तो थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो गई थी। जब मेरा होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और राहुल ने मुझे कहा कि जब तुम बेहोश हो गई थी तो वो आदमी ने तकरीबन वो कांच तोड़ ही दिया था और राहुल का जैसे गला पकड़ लिया था। पर पता नहीं एकदम से वो जंगल का रास्ता ख़त्म होते ही वो आदमी गायब हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो देखकर राहुल बहुत डर गया था। उसका एक्सीडेंट होते होते बचा और फिर मुझे बेहोश देखकर और डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मुझे जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचाया। तब जाके सब कुछ ठीक हुआ। ये कहानी भले आपको झूठी लगे, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है और मैं झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 32 साल की है। यह घटना मेरे साथ पिछले साल मई महीने में घटी थी। लॉकडाउन के कारण बहुत दिनों से मैं घर पे ही था। घर पे बैठते बैठते मुझे बोर हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात खाना खाने के बाद अपनी गाड़ी लेके थोड़ा दूर हाईवे तक घूम आऊँ। वैसे उस टाइम ज़्यादा पुलिस वाले नहीं थे, तो डर की कोई बात ही नहीं थी।
रात के 10 बजे खाना खाने के बाद मैं अपनी गाड़ी लेके घूमने के लिए निकल गया। रास्ता एकदम सुनसान था, कोई भी नहीं दिख रहा था और जैसे कि कोई ना हो, एकदम से सन्नाटा था। मैं अपनी गाड़ी लेके 3 या 4 किलोमीटर आगे गया हूँगा कि मुझे एक औरत दिखाई दी। दिखने में वो गांव की औरत लग रही थी। उसने गांव के कपड़े पहने थे। वो हाथ में थोड़ा सामान लिए चलते जा रही थी। मैंने सोचा शायद इसको मेरे मदद की ज़रूरत होगी, तो मैंने उसके पास जाके गाड़ी रोक दी। फिर गाड़ी के बाहर निकलकर मैंने उस औरत से पूछा, बहन जी आप कहाँ जा रही हो? आपको मेरी मदद चाहिए क्या? तो उस औरत ने कहा कि वो थोड़ी आगे अपने छोटे बेटे के लिए खाना लेके जा रही थी। वो दूसरे गांव के रहने वाली थी। उस औरत ने कहा कि वो गांव में उसको सब्जियां नहीं मिली, इसलिए वो इस गांव में आई थी और उसके बच्चे भी बहुत दिन से भूखे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस औरत की मदद कर दे। मैंने उस औरत से कहा, बहन जी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो उस औरत ने कहा कि चलो ठीक है, बस थोड़ी आगे मुझे छोड़ देना। तकरीबन 5 या 10 किलोमीटर हम लोग आगे गए होंगे कि उस औरत ने एकदम से रोकने को कह दिया। जब मैंने उस तरफ देखा तो मुझे गांव जैसा कुछ दिख रहा था, पर यह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गांव अभी भी 5 किलोमीटर दूर है और मुझे पता है मेरे गांव से दूसरे गांव का रास्ता कम से कम 20 किलोमीटर का है, तो यहाँ गांव होना मुमकिन ही नहीं। पर मुझे लगा कि मुझे ही कोई भ्रम हुआ होगा। फिर मैंने उस औरत को अपनी गाड़ी से उतारा और मैं भी उतर गया। फिर मैंने उस औरत से कहा कि आप कहाँ रहते हो? तो उस औरत ने अपने हाथ से सामने के घर का इशारा किया। उसने कहा कि आप भी चलिए, थोड़ी देर बैठ के आप चले जाइएगा। मैंने कहा नहीं बहन जी, मुझे लेट हो रहा है। तो वो फिर जिद करने लगी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बैठ जाते हैं, वैसे भी टाइम पास नहीं हुआ बहुत दिन से और नए लोगों को देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैं जाके उस औरत के घर में बैठ गया। उस औरत के घर में सिर्फ एक दीपक जल रहा था। वो औरत अंदर गई और मेरे लिए पानी ले आई। मैंने फिर पानी पिया। उस औरत से मैंने पूछा, आपके घर में दूसरा कोई नहीं रहता क्या बहन जी? तो उस औरत ने कहा कि उसके पति बाहर गए हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि चाय पियेंगे क्या आप? तो उसने कहा कि आप चाय पीजिए। मैंने कहा नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। पर उतने में ही उसका छोटा बेटा रोने लगा। फिर वो औरत अंदर चले गई। उसका बेटा मेरे पास बैठा हुआ था। उसके बेटे से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कि कोई मांस की बदबू हो। मुझे लगा कि शायद बाहर रास्ते में कोई जानवर मर गया होगा, पर तकरीबन आधा घंटा हो गया था, वो औरत बाहर नहीं आई थी। मैंने सोचा कि चलो एक बार अंदर जाके देखते हैं। जब मैं अंदर गया तो मैं वो देख के शॉक्ड हो गया क्योंकि अंदर कोई नहीं था। अंदर से बाहर जाने के लिए रास्ता सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। मेरे तो जैसे होश उड़ गए थे। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसका बेटा भी गायब था। मुझे लगा कि पक्का यहाँ पे कोई गड़बड़ है, तो मैं बाहर आके फिर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ ना तो कोई गांव था ना तो वो घर, वो एक बंजर ज़मीन थी। सच बोलूँ तो वो देख के तो मुझे और डर लग गया। मैं अपनी गाड़ी लेके हाईवे पे आ गया, पर आप नहीं मानोगे, वो औरत मेरे पीछे ही जैसे पड़ गई थी। मेरी ड्राइविंग सीट के पास वो हवा में तैर रही थी। वो देख के तो मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने सोचा आज मैं मर जाऊंगा। मैंने तुरंत ही शिवजी का नाम लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक उस औरत ने मेरा पीछा किया और अचानक ही मेरी गाड़ी पलट गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। पर भगवान की किस्मत से मैं बच गया था। मैं अपनी गाड़ी के बाहर निकला, फिर मैंने देखा कि वो औरत दूर खड़ी है और चिल्ला रही है और उसने मुझसे बोला, इस बार तेरी किस्मत अच्छी है, अगली बार मिला तो मारा जाएगा। वो बात सुन के मैं बहुत डर गया। मैं अब रोने लगा था। मैं अब मेरी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। वो औरत वहीं रुक के हंस रही थी।
मैं जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा और अपने माँ बाप से ये सारी बातें शेयर की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू चिंता मत कर, आजा मंदिर में बैठ जा। फिर उन्होंने बाबा को बुलाया। बाबा ने 2-3 घंटे तक मंत्र पढ़े और मेरा इलाज किया। तब जाके मेरी हालत ठीक हुई। पर उसके बाद भी 10 दिन तक मुझे बुखार रहा। उस बाबा ने कहा कि ये औरत की मौत 10 दिन पहले, इस औरत की मौत भूख के कारण हो चुकी थी और उस औरत के बच्चे की भी हालत ऐसी ही थी। उसका पति महाराष्ट्र रहता था काम करने के लिए। जब वो लौट रहा था तो उसकी मौत भी हो चुकी थी। वो औरत उसके पति के इंतज़ार में और भूख के कारण मर चुकी थी। तब से उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए, वरना तुम्हारी मौत पक्की थी। मेरा नाम राहुल है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 29 साल की है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। काम का प्रेशर बढ़ चुका था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर घूम आऊँ। मेरा दोस्त रितेश भी यही कह रहा था। हम लोगों ने फिर केरला जाने का प्लान बनाया क्योंकि मेरा दोस्त वही का था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वही घूम आए क्योंकि उसको वहाँ की भाषा आती थी। फिर हमें कोई दिक्कत ना हो इसलिए सोचा कि चलो वहीं घूम आते हैं और वहाँ भी अच्छी अच्छी जगहें होती है घूमने के लिए। मेरे पास मेरे खुद की कार थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद की कार ले जाए जिससे कि हमारी जर्नी अच्छी रहेगी। मेरे और 2 दोस्त थे, उनका नाम सना और मीरा था। वो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और रितेश को भी अच्छे से जानते थे। वैसे हम चारों बिजनेस पार्टनर्स थे तो सोचा कि क्यों ना अच्छी सी ट्रिप मार के आए। मुझे वो डेट अभी भी अच्छे से याद है। हम लोग जनवरी 2016 में केरला के लिए निकल पड़े। वहाँ बहुत अच्छी प्लेसेस हम लोगों ने घूमे। हम लोगों ने तकरीबन 10 या 15 दिन घूमने में ही लगा दिए। यार सच बोलूँ तो मुझे घूमने के बाद थोड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा था। सना ने कहा कि यार अब हमें चलना चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और मेरे घर वाले भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं आने के लिए क्योंकि मेरी छोटी दी की तबीयत ख़राब हो गई है। और मीरा ने भी कहा कि हाँ यार सही है, हमें अब जाना चाहिए। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज रात रुक के कल सुबह में जल्दी चले जाते हैं। हम लोग वैसे तो एक होटल में रुके थे। हम लोगों ने रात को खाना खाया और सोचा कि क्यों ना थोड़ा बाहर घूम आए। तकरीबन रात के 12 बजे तक हम लोग बाहर थे। हमने फिर आइसक्रीम खाई और फिर वापस आके सो गए। दूसरे दिन तकरीबन 10 बजे हम लोग जाने के लिए निकले। पता नहीं पर मीरा कुछ अलग से बिहेव कर रही थी, जैसे उसे कुछ हुआ हो। उसका बिहेवियर एकदम अलग था। हम लोगों ने तकरीबन 6 घंटे की जर्नी की और एक होटल के पास आके रुके और वहाँ कुछ खाना खाया। फिर खाना खा के हम लोग निकल पड़े। रात के 11 बजे तक मैंने कंटिन्यूसली ड्राइव किया। ड्राइव करते करते मैं थक गया था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कार थोड़ी साइड में रखूं और फिर थोड़ा रेस्ट ले लो। हम चारों में से सिर्फ मीरा को और मुझे ही ड्राइव करना आता था, पर मीरा का बिहेवियर देखते हुए मुझे लगा कि मैं ही ड्राइव कर लूँगा थोड़ा रेस्ट लेके। फिर अचानक से मीरा ने कहा कि नहीं, रेस्ट थोड़ा आगे जाके लेते हैं। मैंने बोला यार पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि थोड़ा आगे जाएंगे तो हाईवे आ जाएगा, फिर उसे आगे जाएंगे तो जंगल का एरिया आ जाएगा। मीरा ने बोला कोई बात नहीं, वैसे भी हम 4 लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तू क्यों डरपोक जैसी बातें कर रहा है। मैंने जब ये उसकी बातें सुनी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला मैं डरपोक नहीं, मुझे बस चिंता थी इसलिए मैंने कहा। उसने कहा कि टेंशन मत ले, चल थोड़ा आगे जाके रेस्ट ले लेते हैं 1-2 घंटे के लिए। फिर मैंने हाईवे को क्रॉस किया और दूसरा टर्न लेके एक जंगल जैसे एरिया में आ गया। हम लोगों ने बीच में खाना पैक करवाया था। रात के 12:30 बजे हम लोग एक जंगल जैसे एरिया में आ चुके थे। वो एरिया हाईवे से बहुत दूर था और
वहाँ किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, जैसे कि वो एरिया में किसी इंसान के आए हुए सालों हो चुके हो। हम लोगों ने फिर अच्छे से खाना खाया और थोड़ा बियर भी पिया। वैसे मैं बियर नहीं पीता, पर फिर भी उस दिन पता नहीं क्यों मुझे ट्राई करने का मन हुआ। फिर मैंने थोड़ा बियर पी लिया। हम लोगों ने खाना खाया, फिर झूठे खाने को हम लोगों ने एक पेड़ के नीचे फेंक दिया। हम लोग फिर थोड़ी देर के लिए सो गए। पता नहीं हम लोग बहुत थक चुके थे, तो हम चारों को जल्द से जल्द नींद आ गई। मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। किसी ने मेरे साइड की खिड़की को खटखटाया था। मैं वो सुन के बहुत डर गया था, क्योंकि इस एरिया में कोई भी इंसान नहीं आ सकता था। जैसे ही मैंने आँख खोली, वहाँ कोई नहीं था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। फिर मैंने सबको उठाया, तो सबने बोला कि उन्होंने ये आवाज़ नहीं सुनी। मुझे लगा कि चलो ये शायद मेरा भ्रम होगा। फिर हम लोग कार लेके थोड़ा आगे गए होंगे कि अचानक से कार पंचर हो गई। मैंने कहा, यार क्या हो गया यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने सना और मीरा से कहा कि तुम दोनों वही कार में रहना, हम लोग कार के बाहर निकल के थोड़ा चेक करते हैं। फिर हम दोनों कार के बाहर आए और टायर बदलने लगे। टायर बदलने के बाद मैंने उन सबसे कहा कि मैं बस 5 मिनट में थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। मैं वह झाड़ियों में टॉयलेट करने के लिए चला गया, पर जब मैं टॉयलेट करके वापस लौटा तो वहाँ कार में कोई नहीं था। मैं एकदम से डर गया। फिर सोचा कि ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैंने चिल्ला के बोला कि यार बस मजाक बंद करो, ये टाइम मजाक करने का नहीं है, आ जाओ। पर मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। पता नहीं एकदम से ये लोग कहाँ गायब हो गए थे। मैंने थोड़ा आगे जाकर देखा तो वो लोग बेहोश पड़े थे और उनके पास एक औरत थी। उसके बहुत लंबे बाल थे। पता नहीं वो औरत कौन थी। वैसे तो मुझे शक हो रहा था, पर फिर भी मैं खुद के मन से ये कह रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए। जब वो औरत पीछे मुड़ी तो उसका चेहरा देख के मैं बहुत डर गया, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी एक आंख नहीं थी। वो देख के तो मैं बहुत डर गया। अब मैं मेरे दोस्तों को उसके पास नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसने सना के फेस पे नाखून मारा था, जिससे सना के मुंह से खून निकल रहा था। मैंने जब मीरा को देखा तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उस औरत ने मीरा के बाल काट दिए थे। मैंने फिर हनुमान जी का नाम लिया और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो औरत जैसे दूर हट रही थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मुझे किसी ने पीछे से धक्का मारा और मैं अचानक से बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे 3 दोस्त की हालत बहुत सीरियस थी। पूछने पर पता चला कि सना आईसीयू में है और मेरे बाकी 2 दोस्तों की हालत भी नाजुक है। हम लोगों को तकरीबन 3-4 महीने लगे रिकवर हुए। फिर मैंने एक तांत्रिक बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो मच्छी का सालन और चिकन तुम लोग होटल से लाए थे और वहाँ जब तुमने एक पेड़ के नीचे फेंक दिया तो उस पेड़ के ऊपर रहने वाली चुड़ैल को ये सब पसंद नहीं आया। उसने फिर तुम लोगों से ऐसा बदला लिया। ये तो तुम खुशकिस्मत हो कि चुड़ैल ने तुम लोगों की जान बख्श दी, वरना उस एरिया में जो भी जाता है उसकी जान नहीं बचती। वो औरत सबको मार डालती है। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हारी जान बच गई है। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आप मुझे अपनी आप बीती या फिर किसी अपने की आप बीती भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम द्वारा कांटेक्ट करके आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।